बच्चों, मुग़ल साम्राज्य के बारे में आपने इसके अभिजात वर्ग से क्या संबंध था और मुग़ल साम्राज्य क्या था यह पढ़ लिया है, पढ़ा दिया गया है। अब आगे हम उसमें लेके चलते हैं, जिसमें एक प्रश्न हम आपको बता रहे हैं, उसको नोट करिए, उसके बाद उसका उत्तर बताते हैं। भारत के राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक एकीकरण के क्षेत्र में अकबर के योगदान की व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर लिखिए। अकबर 1556 से 1605 ईस्वी तक मुगल वंश का सबसे महान शासक हुआ था। उसने न केवल अपने साम्राज्य का विस्तार किया, अपितु उसे सुदृढ़ और समृद्ध बनाने का भी भरपूर प्रयास किया। मुगल साम्राज्य को सुदृढ़ करने में अकबर का क्या क्या योगदान था, ये लिखिए। पहला, राजनीतिक एकीकरण। अकबर ने अपने वैवाहिक संबंधों, विजयों एवं कूटनीतिक संबंधों के कारण उत्तरी तथा दक्षिणी भारत को एक शासन के अधीन ले आकर सभी को एक न्याय व्यवस्था देने का प्रयास किया। भारतीय इतिहास में ऐसा करने वाला संभवतः अकबर प्रथम शासक था। दूसरा, सांस्कृतिक एकीकरण। सांस्कृतिक एकीकरण में फारसी को राष्ट्रीय भाषा का स्थान दिया गया। साथ ही साथ हिंदी, तुर्की, अरबी, संस्कृत, यूनानी आदि भाषाओं में प्रमुख ग्रंथों का अनुवाद कराकर अकबर ने एक उत्कृष्ट कार्य किया। मदरसों में हिंदू बच्चों की शिक्षा का प्रबंध कराकर, हिंदू पाठशालाओं को राजकीय सहायता प्रदान कर अकबर ने एक उदारता का परिचय दिया। अकबर ने ललित कलाओं, भवन निर्माण कला, चित्रकला, संगीत, नृत्य आदि शैलियों के विकास का भी उचित प्रबंध किया था। अकबर द्वारा संस्कृत, हिंदी को प्रोत्साहन देना भी भारतीय संस्कृत के विकास के ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। तीसरा, सामाजिक एकीकरण। मुगल साम्राज्य की सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए अकबर ने सामाजिक एकीकरण को आवश्यक समझा। हिंदू मुस्लिम विवाह, होली, दशहरा, दीपावली आदि त्योहार मनाकर योग्यता अनुसार हिंदुओं को दरबार में ऊंचे पदों पर बैठाकर अकबर ने यह सिद्ध किया कि वह मानव के बीच भेदभाव को नहीं मानता है। अकबर हिंदू मुसलमानों के बीच एकता स्थापित करने वाला प्रथम सम्राट था। आर्थिक एकीकरण। अकबर ने सबसे पहले देश की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया। अच्छी सिक्का प्रणाली व नापतोल को अपनाकर तथा विदेशों से व्यापारिक संबंध जोड़कर राज्य की आर्थिक व्यवस्था में सुधार किया। भूमि संबंधी सुधार कर किसानों के उपज को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे कि आर्थिक व्यवस्था राज्य की उन्नति की जा सके। इसके अतिरिक्त
अकबर ने धार्मिक रूढ़वादिता को त्याग कर सभी धर्मों को अपने रीति रिवाजों के साथ पूजा करने की स्वतंत्रता प्रदान की। सभी धर्मों की अच्छी बातों को लेकर अकबर ने एक नया धर्म दीन-ए इलाही चलाने का प्रयास किया। 1563 ईस्वी में अकबर तीर्थ यात्रा करके सन 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया। जजिया कर हिंदुओं के धार्मिक यात्रा पर लगने वाला एक कर था। इस प्रकार अकबर की छवि एक धर्मनिरपेक्ष शासक की बनी तथा उसके राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक योगदान को देखते हुए राष्ट्रीय शासक की पदवी से नवाजा गया। बच्चों, एक प्रश्न और लिखो। अकबर के राजपूत नीति की व्याख्या करो। इम्पोर्टेंट प्रश्न है लघुत्तरीय के लिए। अकबर के राजपूत नीति की व्याख्या करो। पहला उत्तर इसका, भारत सदैव से विविधता वाला देश रहा है, इसका ज्ञान अकबर को भली भांति था। साम्राज्य निर्माण की दिशा में समानता का व्यवहार अपनाकर हिंदू मुस्लिम के बीच भेदभाव को समाप्त कर उनके मध्य समानता लाने का प्रयास किया। वैवाहिक संबंधों की भी मान्यता प्रदान की। जैसे अम्बेर के राजा भारमल कछवाहा की बड़ी पुत्री से अकबर ने विवाह किया। बीकानेर तथा जैसलमेर की राजकुमारी से भी विवाह संबंध स्थापित किए। परिणाम यह हुआ कि राजपूतों के साथ उसके संबंध घनिष्ठ हो गए। दूसरा, संबंधों को दृढ़ता प्रदान करने के लिए अकबर ने राजपूतों को उनकी योग्यता के अनुसार उच्च पद प्रदान किए। इस क्रम में उसने भगवान दास, राजा मान सिंह, सवाई राजा जय सिंह, राजा टोडरमल, राजा बीरबल आदि को अपने दरबार में उच्च स्थान प्रदान किया। ये राजपूत अधिकारी प्रशासन में भी अधिक कारगर सिद्ध हुए। तीसरा, अकबर की राजपूत नीति का सबसे सुंदर उदाहरण यह था कि वह पराजित राजाओं के साथ भी अच्छा व्यवहार करता था। चौथा, धीरे धीरे एक एक करके सभी राजपूत राजाओं ने अकबर के समक्ष समर्पण कर दिया था, किंतु मेवाड़ के राजा ने अनेक युद्ध के बाद भी अकबर के आगे अपनी हार नहीं मानी। विशेषकर हल्दी घाटी का युद्ध जो 1576 ईस्वी में हुआ था, राणा प्रताप को मान सिंह के नेतृत्व में वाली सेना से हार का सामना करना पड़ा था। इन सब के पश्चात भी अकबर ने हिंदुओं की पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दे रखी थी। इस प्रकार इन विवरणों से स्पष्ट है कि अकबर की राजपूत नीति काफ़ी सफल रही थी। अकबर को अपना प्रशासन चलाने के लिए ईमानदार, वीर, साहसी अधिकारी मिल गए थे। इनकी सेवा राज्य एवं जनता दोनों के लिए ही लाभप्रद थी। तीसरा प्रश्न बच्चों, उसको भी लिखो।
मुगल काल में सूचना तंत्र किस प्रकार विभाजित था, संक्षेप में बताओ। या इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, मुगल काल में सूचना तंत्र किस प्रकार प्रभावशाली था, संक्षेप में बताओ। उत्तर लिखो इसका। विशाल मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक कुशलता का मुख्य आधार उसकी विस्तृत संचार व्यवस्था थी। वाकिया नवीसों अर्थात जो दरबार में लेखन का कार्य करते हैं की संख्या प्रशासन में बहुत अधिक मात्रा में थी। इनका निरीक्षण मीर बख्शी द्वारा किया जाता था। दरबार में प्रस्तुत की जाने वाली सभी अर्जियां, दस्तावेजों एवं शासकीय आदेशों को इन्हीं के द्वारा तैयार किया जाता था। दरबार की बैठकों की तिथि के साथ उच्च दरबार से समाचार शीर्षक के अंतर्गत दरबार की सभी कार्यवाहियों का विवरण अभिजातों तथा क्षेत्रीय शासकों के प्रतिनिधियों अर्थात वकीलों द्वारा किया जाता था। अखबारों के अंतर्गत दरबार में उपस्थित पदों एवं पदवियों का वितरण, राजनयिक शिष्टमंडलों, ग्रहण किए गए उपहारों अथवा किसी अधिकारी के स्वास्थ्य के विषय में बादशाह द्वारा की गई पूछताछ आज सभी की सूचनाएं दर्ज होती थी। कुशल डाक व्यवस्था एक मजबूत संचार प्रणाली था। शाही डाक प्रणाली के द्वारा सभी समाचार, वृत्तांत तथा महत्वपूर्ण शासकीय दस्तावेज विशाल साम्राज्य के अधीन एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आसानी से पहुंचाया जाया करते थे। बांस के डिब्बों में रखे दस्तावेज हरकारों द्वारा पहुंचाया जाता था। इस व्यवस्था के कारण दूर स्थित राज्यों का समाचार भी बादशाह तक बहुत कम समय में पहुंच जाता था। राजधानी के बाहर स्थित अभिजातों के प्रतिनिधि अथवा राजपूत, राजकुमार और अधीनस्थ शासक इन उद्घोषणाओं की नकल तैयार कर अपनी टिप्पणियों को अपने स्वामियों के पास आसानी से पहुंचा देते थे। गयासुद्दीन तुगलक द्वारा प्रारंभ की गई डाक व्यवस्था ने अपने समय में आश्चर्यजनक रूप से साम्राज्य को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मुगल कालीन की यही सूचना तंत्र मुगल साम्राज्य को सशक्त बनाने में सहायक सिद्ध हुआ।